मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आकाश सर आपका फिजिक्स न्यूमेरिकल में स्वागत करता हूं। फिजिक्स न्यूमेरिकल की इस क्लास में चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल चल रहे हैं और पहली क्लास इसकी हो चुकी है और उसमें आपने सवाल नंबर 20 देख लिया है। अब ये दूसरी क्लास है और इसमें आप देखेंगे सवाल नंबर 22। तो सवाल नंबर 22 में बच्चे इस तरह का प्रश्न है और उसमें कहा गया है, क्या बोला गया है, 5 ओम के एक मोटे तार को, तो आपको याद रखना है प्रतिरोध दिया है तो R1 बराबर 5 ओम। 5 ओम के एक मोटे तार को खींचकर इसे पतले तार में खींचकर इसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है। तो बच्चे जब भी ऐसा बोलें 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या आधा, तो वहां पर समझिएगा n बराबर कितने गुना, 3 गुना। ठीक है, आधा कर 3 गुना कर दिया जाता है तो जो नया तार होगा उसका प्रतिरोध ज्ञात करिएगा। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है, R2 बराबर, ये नया प्रतिरोध है, n स्क्वायर R1। ये n क्या है, n बच्चे याद रखना है कि ये गुना, जितने गुना है वही है n का, 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना या फिर आधा कहें, 1/4 कहें, तो ये समझ जाइएगा n की वैल्यू दे रखी है। इसमें यदि आप मान रखेंगे, देखिएगा R2 इजिकल टू n की जगह आप रखिएगा 3 का स्क्वायर इंटू R1 की जगह रखिएगा 5। तो इस तरह से आप देख पाएंगे ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 5 और ये देखिएगा नए तार का जो प्रतिरोध आया 45 ओम। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे इनको लगा सकते हैं। तो अगला सवाल नंबर आप देख पा रहे होंगे, सवाल नंबर 23 है। सवाल नंबर 23 भी कुछ इसी प्रकार का है। इसमें कहा गया है, एक R ओम के प्रतिरोध तार को खींचकर, तो जो प्रतिरोध तार का प्रतिरोध है वो R1 बराबर R ओम ही दिया है, कोई आंशिक वैल्यू नहीं दी है। खींचकर उसको 3 गुना कर दिया जाता है। उसको कितने गुना कर दिया गया है, 3 गुना। तो मैंने अभी बताया था कि जब भी ऐसा कुछ कहें तो n बराबर 3 रखिएगा और कहा जा रहा है कि नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा। तो नए तार का प्रतिरोध R2 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। सेम सवाल इसी तरह से है, नए तारों को काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ये भी पूछा है। तो आप पहले तो नए तार का प्रतिरोध निकालो, फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है और समांतर क्रम में जोड़ दिया। इस संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, टोटल आपको प्रतिरोध निकालना है। तो कौन से क्रम में जोड़ा है आप नए तार को, तो R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध निकालना है। पहले तो आप ये सब का मान निकालो, फिर इन्हें समांतर क्रम संयोजन में आप बनाएंगे। ठीक है भाई, तो देखते हैं भाई, जैसा कि मैंने बोला था कि R2 बराबर n स्क्वायर R1, ये तो फार्मूला। तो यहां से R2 बराबर n स्क्वायर की जगह देखिएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर और इंटू R1 की जगह रखिएगा R, तो R2 इजिकल टू यहाँ कितना हो गया, 9R। ठीक है, अब इसको 3 बराबर भागों में काटा गया है। नया तार का जो प्रतिरोध आया R2 बराबर 9R। अब इसको 3 बराबर भागों में तोड़ दिया गया है, मतलब पहला हिस्सा जो है वो 3R। ठीक है, तो R1 डैश, दूसरा हिस्सा है R2 डैश, वो भी 3R। 3 बराबर तारों में काट दिया गया इसको, और तीसरा हिस्सा है 3R। और तीनों को कौन से क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम प्रतिरोधों का समांतर क्रम आपको पता है कि ऐसा होता है, ये है समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। ठीक है बच्चे, इस तरह से ये पढ़ाया जाता है, कक्षा 10 में भी पढ़ाया जाता है और 12th में भी पढ़ाया जाता है। तो देखिएगा पहला जो तार है वो 3R ऐसे जोड़ा है, 3R ऐसे जोड़ा है, 3R ऐसे जोड़ा है, राइट है। और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का जो व्यंजक होता है 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, यदि आप इसमें मान रख देते हो, देखिएगा तो यहाँ 1/R1 डैश आपने जो माना है वही, राइट। मान रख के देखेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 1/R इक्विवेलेंट इजिकल टू 1/R1 डैश, ये भी 3R है। तीनों के तीनों वैल्यू जो है वो 3R है ना। एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको R इक्विवेलेंट देखने को मिल जाएगा। R इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू 3r, एलसीएम ले लिया आपने तो यहाँ पर वो भी 3 हो गया, देखिएगा ये ऊपर। तो इस तरह से आपका आंसर रहेगा 3r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3r, राइट। ये r से r कैंसिल हो गया और तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा r। इस तरह से इसका आंसर होगा। मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का? ओम होता है, ठीक है बच्चे। आप इसी क्रम में आपको अगला सवाल बताया जाएगा, आप लोग ये सवाल नोट करते जाइएगा, उनको समझते जाइएगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, है ना। तो देखते हैं आगे सवाल नंबर 27 बच्चे। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। ये महत्वपूर्ण सवाल है, 2009 में पूछा गया था। तो क्या सवाल कह रहा है जरा इसको देख लेते हैं। किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को, तो तार की लंबाई L1 बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, खींचकर उसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। तो 20 का 25% निकालो, फिर लंबाई में वृद्धि आप कितनी बढ़ाई गई है। तो 20 का 25% कैसे निकलेगा? लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल इज इक्वल टू 20 गुणित 25%। तो परसेंट है तो ये 100 का, यहाँ पर देखिएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से कितनी लंबाई बढ़ाई गई है? 5 सेंटीमीटर बढ़ाई गई है। तो नया तार क्या हो गया? तो L2 बराबर L1 प्लस डेल्टा एल। L2 बराबर L1 कितना है? 20, और कितना बढ़ा दिया गया उसको खींचकर? 5% बढ़ाया गया है। तो 5% मतलब है कि 25% बढ़ाया गया है। 25% का मतलब है कि 5 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है। तो पहले 20 था, अब कितना हो गया? L2 बराबर वही तार जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबा हो गया। इस तरह से ये नया तार रहा। अब आगे उसने पूछ रखा है कि नए तार में नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिएगा। तो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है आपको कि नया तार है तो उसमें कैसे, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर आपसे पूछ रहे हैं, तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि पूछी जा रही है तो कैसे निकालेंगे बच्चे, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो क्या देखना है कि इस कंडीशन में बच्चे जब हम तार को खींचते हैं तो तार की लंबाई बदल जाती है, तार की लंबाई बदल जाएगी और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आयतन चेंज नहीं होगा। जैसे ये तार है तो तार की लंबाई यहाँ L1 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, और आयतन भी बराबर क्या हो गया? A1 L1। जब हम खींच देंगे तो तार क्या हो जाएगा? थोड़ा पतला हो जाएगा, यानी कि मोटाई कम हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लेकिन आयतन वही रहेगा, सेम आयतन वही रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा? देखिए बच्चे, A2 L2 इस तरह से। तो आयतन परिवर्तित नहीं होता है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल जाता है तार को खींचने पर, ठीक है। तो प्रतिरोध चेंज हो जाता है। तो देखते हैं भाई कैसे इसको, चित्र को बनाना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया है ये। तो देखते हैं भाई कैसे क्या होगा यहाँ पर। तो आपको अभी अभी मैंने बताया है कि समान आयतन रहता है, तो समान आयतन के लिए, समान आयतन के लिए ये कॉन्सेप्ट रहता है। समान आयतन के लिए आप क्या लिख सकते हैं? A1 L1, ठीक है, इज इक्वल टू A2 L2, राइट है। यदि आप देखोगे A2 इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पर? तो A1 L1 बटे L2, ठीक है बच्चे। तो A2 इज इक्वल टू कितना आया? A1 का तो मान है नहीं तो इसको ऐसे ही बना रहने दो। L1 का मान देखो बच्चे है 20, और L2 का मान बच्चे है 25, और ये रहा आपका A1, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करके लिखेंगे ना, तो डिवाइड करके लिखोगे तो यहाँ देखिएगा A2 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 5, A1, पहली बात।
ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो आप सब जानते हैं कि जो प्रतिरोध का फार्मूला होता है आर बराबर, तो होता तो रो बराबर आर ए अपॉन एल है, लेकिन जब आप उसी को ऐसे लिखते हो, देखो यहाँ पर होता तो ये है कि रो बराबर आर ए अपॉन एल। जब आप इसी को लिखोगे ना तो कैसे लिखोगे, आर ए इज इक्वल टू रो एल। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रो एल बटे ए। तो यहां से आप इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध तो वही रहेगा। तो इसमें यदि आप देखोगे तो R1 इज इक्वल टू रो L1 बटे A1, समीकरण 1। ऐसे ही इसमें देखिएगा, जब खींच दिया तार को तो विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, क्योंकि तार का पदार्थ नहीं बदल रहा है, इसलिए वो वही रहेगा। तार तो वही है, मटेरियल वही है, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। विशिष्ट प्रतिरोध तब चेंज होगा जब मटेरियल तार दूसरा ले लो, दूसरे मटेरियल का ले लो, ठीक है। जैसे सोने का है, एक चांदी का है, लेकिन वो तार तो एक ही था, उसी को खींचकर बढ़ाया गया है। तो यहाँ से ये चीज चेंज नहीं होगी, विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगी तो उसकी लंबाई और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समीकरण 2 बना लो बच्चे। इक्वेशन सेकंड में एक का इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर मार दो, आप देख पाएंगे। तो R2 अपॉन R1, R2 कहाँ है ये देखिएगा, रो L2 बटे A2। ऐसे इधर देखो रो L1 बटे A1, रो से रो कैंसल आउट हो जाएगा, आप देख पाएंगे क्या बचेगा, R2 बटे R1, राइट, इज इक्वल टू, आप ये A1 ऊपर जाएगा तो देखिएगा A1 L2 बटे, अब ये देखिएगा इधर आ गया तो A2 इंटू यहाँ क्या हो गया L1, इस तरह से हो गया, राइट है बच्चे। अब इसमें आपको वैल्यू फिक्स करना है, थोड़ा ध्यान देना है, सावधानी यहीं से बरतनी है। देखिएगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A1, तो A1 का तो कहीं भी मान नहीं है तो इसको A1 ही कर लो, ठीक है, बटे A2। तो देखो A2 का मान आया है 4A1, ये ऊपर 5 चला जाएगा, बटे 5 है तो ये ऊपर आप क्या कर दो, ऊपर 5 चला जाएगा, तो यहाँ ये 5 आ गया, राइट, इनटू। ऐसे ही इधर आ जाओ, L2 की वैल्यू देखो बच्चे, L2 की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, तो आपने 25 रख लिया, और L1 की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, इस तरह से, राइट है। ये A1 से A1 डिवाइड हो गया, और भी कुछ डिवाइड हो जाए तो बहुत अच्छा है ना, नहीं तो आप आगे जा सकते हैं। देखिए यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है ना, तो 25 और 4 पंचे 20, ठीक। तो R2 अपॉन R1 देखा आपने, ये कितना हो गया, ऊपर 25 हो गया, नीचे कितना हो गया 16 हो गया। तो ये R2 अपॉन R1 का मान आया है, कितना आया 25/16 आया है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, तो बच्चे प्रतिशत वृद्धि का एक फार्मूला होता है, तो आपको निकालना है, तो फार्मूला लगाना है और फिर प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि देखनी है। तो आपको कैसे लिखना है, तो प्रतिरोध में ये सूत्र होता है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर R2 अपॉन R1 माइनस 1 इंटू 100, राइट है। तो इसमें R2 अपॉन R1 का मान रखिएगा 25 अपॉन 16 माइनस 1 इंटू 100। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ 16 और ये रहा इंटू 100। तो यहाँ कितना हो गया 9 अपॉन 16 इंटू 100, 900 अपॉन 16। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 6.25%, और यही आंसर रहेगा इसका। तो आपको याद रखना है कि कितना प्रतिशत आया, तो 56.25% ये आंसर रहेगा। इस तरह से ये सवाल नंबर 27 समाप्त होता है, आप लोग इसको नोट करिएगा और अगला सवाल देखिएगा। तो बच्चे अगला सवाल, सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 ये यूपी बोर्ड 2006 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था, तो इसको कैसे करना है थोड़ा देखेंगे। किसी बल्ब के फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, तो 100 डिग्री सेल्सियस ये तो ताप है भाई,
तो ताप कितना है, T1 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। ताप पर 100 ओम है तो इसका प्रतिरोध R1 बराबर 100 ओम है, राइट है। अब यदि आगे आप थोड़ा पढ़ेंगे, यदि प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा का मान, तो प्रतिरोध ताप गुणांक को बच्चे एल्फा से प्रदर्शित करते हैं। 11th क्लास में आपको ये पढ़ाया जाता है। तो 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस ये आपके पास में दिया है प्रतिरोध ताप गुणांक, एल्फा का मान दे रखा है बच्चे। उस ताप की गणना कीजिए, तो नए ताप की गणना करनी है, T2 फाइंड आउट करना है, जिस पर कह रहे हैं कि प्रतिरोध जो है वो कितने ओम हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। तो ये इस तरह का ये सवाल है। इसमें एक फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला होता है एल्फा बराबर R2 माइनस R1 इंटू T2 माइनस R2 इंटू T। तो ये जब आप सूत्र लगाएंगे तो ताप गुणांक एल्फा बराबर ये फार्मूला हुआ करता है। इसमें यदि आप मान फिक्स कर देंगे तो हो जाएगा 0.05, राइट, इज इक्वल टू R2 की वैल्यू देखो कितनी है 200, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू देखिएगा 100 है, अपॉन ऐसे ही इसमें रखो तो देखिएगा 100 इंटू T2 तो आपको निकालना है, ठीक है, माइनस R2 की वैल्यू देखो, ठीक है, इंटू T1 की वैल्यू देखो, ये देखो 100 हो गई यहां से, राइट है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आप जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.05 इज इक्वल टू क्या हुआ, यहां पर देखिए बच्चे कितना बच गया, ये यहां से हो गया 100, यहां से हो गया ये 100, और यहां पर क्या होगा 100 T2 माइनस ये कितना हो गया, ये देखिएगा 20,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, त्रियक गुणा करना है। तो जब आप त्रियक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां से, तो ये हो गया 100, इसका इधर गुणा होना है तो देखो 0.05, ये कोष्टक लगा लो यहां से, तभी गुणा होगा 100 T2 माइनस 20,000, राइट है। तो ये 100 हो जाएगा, इसका इसमें यदि आप गुणा कर देते हैं तो देखिएगा कितना हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा 0.5, इसका आप गुणा करेंगे, ठीक है। और ये रहा आपका T2 माइनस, ऐसे ही इधर करिएगा, तो इधर जब आप करेंगे ना तो देखिएगा ये 0 लगा लो पहले, 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया। अब आप यहाँ पर ये देखिएगा कि क्या है आखिर, कि आप यहाँ पर देखिए कितने अंक बाद दशमलव 1 2 3 अंक बाद है, तो 1 2 3 अंक बाद आप भी लगा दो, इस तरह से यहाँ कितना बच जाएगा 100 बच जाएगा। तो ये हो गया यहाँ से 100 हो गया, राइट है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे, ये माइनस में इसका इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 100 प्लस 100, ठीक है, बराबर 0.5 T2, तो ये कितना हो गया 200 इज इक्वल टू 0.5 T2। T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो T2 बराबर हो गया 200 बटे 0.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया और ये देखिए 4 बार कट गया, तो नया टेम्परेचर जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस होगा। 400 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रतिरोध 200 ओम हो जाएगा। तो ये इसका आंसर इस तरह से बच्चे रहेगा, तो आप लोग नोट करिएगा। और अगला सवाल देखते हैं क्या है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, देखिए 2008 की परीक्षा में आया था। इस तरह के सवाल 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो 100 वाट के तापक तार में लिखा हुआ है 100 वाट। आपने देखा कि वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का, और शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं, शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं, तो वो लिख लिया आपने 100 वाट, राइट। तो 100 वाट का है ये तापक तार, 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो आई 2 एम्पियर आपने लिख लिया, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। तार का प्रतिरोध ज्ञात करिएगा। तार का प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क, आप सबको पता है कि P बराबर होता है I, P बराबर होता है I स्क्वायर R,
ये आपको शक्ति के फार्मूले बताए गए हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन आई स्क्वायर। इसमें आप मान रखेंगे P का मान कितना है, देखो बच्चे 100 है, बटे I का मान कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 25 ओम। R इज इक्वल टू कितना, 25 ओम इसका आंसर रहेगा। अब आप अगला सवाल देखेंगे तो सवाल में आगे क्या कहा जा रहा है ये जरा आप ध्यान देंगे। तो नया सवाल है सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 बच्चे ये पूछा गया था यूपी बोर्ड 2002 में, ठीक है। ये भी कुछ इसी तरह का सवाल है, आप लोग देख लें। 600 वाट 120 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करिएगा। तो 600 वाट कितना लिखा हुआ है, W बना हुआ है, तो वाट किसका, शक्ति का। तो 600 वाट हो गया और कितने वोल्ट, तो विभवांतर इसमें दे रखा है 120 वोल्ट। तो V बराबर 120 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसमें भी प्रतिरोध पूछा गया है बच्चे, आपके पास में ये सिचुएशन है और आप कैसे इसको सॉल्व कर पाते हैं तो इसको आपको देखना है। तो शक्ति के कई फार्मूले हैं, P बराबर आई स्क्वायर आर, है ना, P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर हो ही गया है। तो P बराबर एक होता है, P बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस तरह से इसका आंसर इस वाले फार्मूले से आएगा। तो देखिएगा कैसे, इसमें रख लो भाई, इसको सॉल्व कर लो। पी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो आर इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, 120 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो इसे, और पी की वैल्यू कितनी है 600। ये देखिए दोनों जीरो आउट हुए और यहाँ से 2 बार, और ये देखिएगा इस तरह से 12 24 ओम। तो हीटर के तार का जो प्रतिरोध होगा बच्चे वो 24 ओम होगा, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं, इस क्लास का आखिरी सवाल है बच्चे, सवाल नंबर 41। तो सवाल नंबर 41 क्या कह रहा है, पूर्ण प्रज्वलन की स्थिति में 100 वाट, फिर से वही बात है, P बराबर 100 वाट, राइट, P बराबर कितने वाट 100 वाट, और आगे कहा गया है 200 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करिएगा। तो V इज इक्वल टू 200 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करिएगा। तो R बराबर ये सवाल और ये सवाल सेम है, ये सवाल आपको मैं देकर जा रहा हूं, इसका जब आंसर आए तो कितना आंसर आया ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और इस तरह से आज की ये क्लास समाप्त हुई, शेष सवाल इसके अगली क्लास में होंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद।